So I'll start with means my story, how I started this hydroponics, and it is a little funny story. I accepted an assignment in Ethiopia, the Africa, for कॉरपोरेट फार्मिंग, और वहां पे मैं 2 साल रहा. 2 साल के बाद मुझे एक समथिंग लाइक देयर वाज अ हेल्थ इशू, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज फोर्स्ड टू कम बैक. और आके फिर उसके बाद हमें जो जॉब मिला, वो जॉब मिला नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ. फिर मैंने नासिक के बाद फैमिली सेटल दिल्ली में थी. दूसरा जॉब मैंने ज्वाइन किया हैदराबाद में विद अ कॉशियस डिसीजन कि भाई अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिल्ली एनसीआर में मिल जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा. एंड माय वाइफ इज आल्सो वर्किंग, शी इज आल्सो अ डॉक्टरेट इन स्टैटिस्टिक्स. सो ये हुआ था कि अगर वाइफ को जॉब मिल जाएगी तो वाइफ हैदराबाद आ जाएंगी. So while doing that assignment in Hyderabad, around 3-4 months, somebody has pinged me, the senior officers of DS Group, that we are working on a hydroponic project. Will you be interested? So honestly speaking, जिस समय उन्होंने मेरे को वो लिखा कि आप हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि मुझे दिल्ली वापस आना है, बिकॉज माय फैमिली वाज देयर एंड आई वाज even not aware the literal meaning of hydroponics. You guys, जो भी आप लोग अभी जिस तरीके से इंटरेक्शन में पता चल रहा है, आप लोग एटलीस्ट बेसिक जानते हो. जिस समय मैंने देखा उसको, जिस समय उन्होंने मेरे को लिंक्डइन पे लिखा कि विल यू बी इंटरेस्टेड टू ऑप्ट फॉर हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट ऑफ अ डीएस ग्रुप, तो उस समय तक मुझे लिटरल मीनिंग नहीं पता थी कि हाइड्रोपोनिक होता है क्या है. सो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि हाँ जी, हाइड्रोपोनिक में जो मैंने सीखा है पिछले 8 से 10 सालों में, दैट हैज चेंज माय कंप्लीट थॉट प्रोसेस अबाउट एग्रीकल्चर. खेती की जो परिभाषा थी, वो पूरी परिभाषा बदल गई. जो मेरा फाउंडेशन था स्टडी का, वो पूरा फाउंडेशन हिल गया. And it is really interesting thing, and everybody, एक छोटा सा मैं आप इस पे बताऊंगा कि जो हाइड्रोपोनिक होती है, why हाइड्रोपोनिक is good, because हाइड्रोपोनिक जो उसमें ग्रोइंग करता है, ग्रोवर को 100% कंट्रोल देता है. तो हर आदमी जिंदगी में अगर अपनी जिंदगी को कंट्रोल अच्छे से कर सकता है, तो हर आदमी उसको प्रिफर करता है. So this hydroponic technique is giving an option to have a better control on your growing system, और 100% कंट्रोल देता है. अगर आपने अच्छे से उसको फॉलो किया तो आप अच्छी क्रॉप लोगे, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी एंड क्वालिटी भी सुपीरियर होगी. सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, और आज तक मैंने अगर देखिए तो आई हैव डन मींस क्रॉप्स लाइक एसेंशियल ऑयल बेयरिंग क्रॉप. हमने डमास जो देसी गुलाब होता है जिससे सेंट बनता है, एंड रोज ऑयल, रोज वाटर बनता है, वो क्रॉप ग्रो की. फिर हमने जैस्मिन क्रॉप्स ग्रो की. फिर उसके बाद हमने सक्सेसफुली सैफरन दिल्ली में ग्रो किया. और सब चीजें ये दिल्ली के इन्वायरमेंट में किया, जहाँ की टेम्परेचर समर्स में इवन मोर देन 45 to 48 डिग्रीज जाता है. वहां पे हमने सैफरन भी सक्सेसफुली किया, और रोज जैस्मिन ये भी पहले प्रोजेक्ट में हमने किया. एंड वी मैनेज सम वाइन क्रॉप आल्सो लाइक कुकुम्बर एंड टोमेटो. देन आई मूव टू माय करंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने ऑल लीफी वेजिटेबल के बारे में सीखा और लीफी वेजिटेबल ग्रो करना शुरू किया, एंड लीफी एंड वाइन क्रॉप. और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे हमने रिट्रैक्टेबल ग्रीन हाउस, जिसमें कि ऑप्शन होता है आप पूरी छत और सब चीजें खोल सकते हैं, पौधे को आप नेचुरल इन्वायरमेंट दे सकते हैं जब आपका वेदर अच्छा हो, और जब आपका एडवर्स वेदर हो तो आप उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दे सकते हैं. तो वी हैव अ रिट्रैक्टेबल ग्रीन हाउस, एंड प्लस वी हैव अ फैन एंड पैड ट्रेडिशनल ग्रीन हाउस, जो कि नॉर्मली इंडिया में दिखाई देता है.
और अभी तक अगर मैं देखूं तो तीन तरीके के ग्रोइंग सिस्टम हमने लगा रखे हैं। एक एनएफटी ग्रोइंग सिस्टम है और एक सॉइल लेस में भी राइजो बैग वाला सिस्टम है, एंड देन वी हैव सम डच बकेट आल्सो। और अगर आप ये देखें कि हमने अभी तक कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की है, तो वी आर ग्रोइंग ऑल द लीफी exotic vegetables, like I don't know, maybe some of you have heard these names and some of you guys even don't know. So like lettuce, everybody knows. So lettuce की करीब 26 से 28 वैरायटीज हमने ग्रो की है अपने ग्रीन हाउस में। उसके बाद हमने बेजल, केल, रॉकेट, अरिगुला, ऑरेगेनो, स्विस चार्ट, ये सभी एग्जॉटिक लीफी वेजिटेबल्स ग्रो किया है और दिल्ली के मार्केट में हम उसको बेच रहे हैं। और उसके बाद हम जो ग्रो बैग सिस्टम में है, ग्रो बैग सिस्टम में हमने चेरी टोमेटो की 8 डिफरेंट वैरायटीज टेस्ट की, जिसमें से पियर शेप एंड येलो कलर, रेड कलर एंड पर्पल कलर के चेरी टोमेटोज थे। हमारी जो सीड आई थी वो सीड हमने बाहर से मंगाई थी। उसके अलावा जो हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग सम अदर एक्सोटिक वेजिटेबल्स इन आवर ग्रीन हाउस। सो आप अगर देखें तो पीछे 10 सालों में हमने जो भी आपके हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड किया है, और ऑलमोस्ट जितनी भी क्रॉप ग्रो हो सकती हैं हाइड्रोपोनिक्स में, लाइक कैप्सिकम एंड कुकुम्बर, वो सभी क्रॉप ग्रो की है। सो लेट्स स्टार्ट। So that's all about myself, and I'll try to fulfill your expectation. और मेरा जो प्लान है, let's discuss that how it is going to 8 week is going to cover. So today what I'm going to do, it is today the objective of this course, then course outline किस तरीके से ये course चलेगा, and then I'll come back to the basics, the history of hydroponics and what is the difference between traditional and hydroponic farming and why hydroponic is required. So एक तरीके से अगर देखो तो हम आज के इस जो 2 घंटे हमको मिले हैं, जिसमें से I think we have completed 45 minutes, so जो टाइम हमारे पास है उसमें हम बेसिक हाइड्रोपोनिक के बारे में जानेंगे। So what is something introduction and how it is, all those things, and we will also learn about some of the myths, because लोगों की क्या होती है कि एक अवधारणा बना के रखते हैं कि भाई अगर ये हाइड्रोपोनिक है तो ऐसा ही हो सकता है। तो उसमें जो कुछ मिथ्स भी है उसके बारे में बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये जो विश्व ग्लोबल लेवल पे जो उसका सिनेरियो हाइड्रोपोनिक इंडस्ट्री, बिकॉज नाउ ग्रेजुअली इट इज ग्रोइंग एज एन इंडस्ट्री, तो व्हाट इज द बेसिक चैलेंज ऑल्सो। और अगर बहुत ब्रीफ में अगर आपको एजुकेशन लेने के बाद एंटरप्रेन्योर बनना है इस फील्ड में, तो किस तरीके से आपको स्टेप लेना है। So this is something like an introduction and brief interaction for the week today we are going to do. So let's start that what is the course objective we are looking from this 8 week. This is something creating a problem. Where to put it? So ऑब्जेक्टिव ये है कि यंग प्रोफेशनल जो हैं उनको क्या हम हाइड्रोपोनिक में एंटरप्रेन्योरियल स्किल दे सकते हैं क्या। तो इस ऑब्जेक्टिव से मेरा प्लान ये है कि आपको कोशिश करेंगे कि हम एक छोटी छोटी टीम में बांटें, और उस टीम में इस कोर्स के अंत तक आप अगर कुछ अपने जो इनपुट में कुछ पैसे लगा के अपने घर पे एक छोटी हाइड्रोपोनिक यूनिट, मे बी 1 मीटर स्क्वायर एरिया, मे बी 2 मीटर स्क्वायर एरिया, या जिस तरीके की भी आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, घर पे अपनी सब्जी उगाइए हाइड्रोपोनिक्स में। तो एक यूनिट हम हर एक टीम, so I'm going to divide the whole participants into sub teams. Maybe Upasana will help us for creating the team, or maybe you guys yourself can identify your teammates and divide into a 5 participants team for that whole project. So the objective is कि भाई आप एंटरप्रेन्योर कैसे हाइड्रोपोनिक में बन सकते हैं, तो उसके लिए जो स्किल नॉलेज जरूरी है उसको हम इस 8 हफ्ते में सीखेंगे।
कोर्स का जो हमारा 8 हफ्ता जाएगा, वो 8 हफ्ता में सबसे पहला आज का जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें हाइड्रोपोनिक का इंट्रोडक्शन हम आपको बताएंगे। दूसरा उसके बाद फिर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, लाइक कंपोनेंट में अगर देखें तो आई डोंट नो द पीपल आप क्या समझते हैं। तो कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर जो सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि भाई ग्रीन हाउस, आपका इरिगेशन सिस्टम, फॉगिंग सिस्टम, ग्रोइंग सिस्टम, फर्टिगेशन ऑटोमेशन, पंप्स, सो ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर कम्स अंडर हार्डवेयर। एंड दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, कैसे खेती करनी है। ये दूसरे हफ्ते में हम देखेंगे कि क्या हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है और कैसे हमारा सॉफ्टवेयर बनता है कि भाई हाउ टू ग्रो योर क्रॉप, मींस कि भाई कितना इरिगेशन देना है, कितना फर्टिलाइजर देना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कौन सी क्रॉप लगानी है, कौन सी वैरायटी होनी चाहिए, कब प्लांटिंग करनी है, सीडलिंग बनानी है या डायरेक्ट सीडिंग करनी है। तो ये सब चीजें जो आती हैं, जिसको कि अगर हम टेक्निकली बोलें तो इसको हम क्रॉप प्रोडक्शन प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो आपका हार्डवेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर जिसमें कि कैसे खेती करनी है हाइड्रोपोनिक्स में। तो ये 2 कंपोनेंट हैं हाइड्रोपोनिक्स के, जिसको कि हम दूसरे हफ्ते में टेकअप करेंगे। तीसरे हफ्ते में, बिकॉज हाइड्रोपोनिक्स इज अ वर्ड, इज अ बिग kind of a group of techniques. तीसरे हफ्ते में हम डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जैसे एनएफटी है, डीप वाटर कल्चर है, सॉइल लेस है, एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल गो फॉर एरियोपोनिक आल्सो। कितने तरह के हाइड्रोपोनिक्स होते हैं। चौथे हफ्ते में हम जानेंगे कि कौन सी क्रॉप और वैरायटीज आप हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो कर सकते हैं। अगर हम आपको बताएं तो इसमें देखा जाए तो 2 तरीके की क्रॉप्स हैं। एक कि हाइड्रोपोनिक में बहुत अच्छे से टेस्टेड हैं और लोग सबसे ज्यादा उस फसल की बात करते हैं, तो एक तो वो है। दूसरा सेगमेंट है कि कुछ क्रॉप ऐसी हैं जिनको कि अभी लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो कि एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो हम उन सब क्रॉप्स के बारे में जानेंगे चौथे हफ्ते में। और यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई आप अगर हाइड्रोपोनिक टेक्निक देखें तो इस टेक्निक में आप कोई भी फसल ग्रो कर सकते हैं। अब ये चाहे आप सीरियल क्रॉप ले लो, चाहे ऑर्चर्ड क्रॉप ले लो, सभी फसलों को आप हाइड्रोपोनिक में उगा सकते हैं। मगर उगाने के लिए जो आपकी जरूरत है वो ये है कि भाई उसको कैसे उगाना है, द क्रॉप प्रोडक्शन प्रोटोकॉल, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। और अगर अवेलेबल है भी तो आप इसमें जो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम होता है कि भाई आप किसी के यहाँ देख के आए और ये सोचा कि मैं इसी चीज को अपने यहाँ करूंगा, तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये एक डाउटफुल है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उस जो पूरा सा आपका सिस्टम लगेगा उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन 5th वीक में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, बिकॉज अगर हम आपसे बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स का जो हार्ट है, हार्ट ऑफ दिस टेक्निक इज फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। जितना एफिशिएंटली आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर लेंगे उतना ही अच्छी आपकी क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप की क्वालिटी आएगी। देन हम छठे हफ्ते में बात करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अगर आप देखें तो जो ये हाइड्रोपोनिक है ये जड़ के से रिलेटेड है, मगर आपको अगर ऐसे टाइम पे प्रोड्यूस करना है जब ऑफ सीजन है, जब बाजार में पैसा ज्यादा मिल सकता है, तो आपको उसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ग्रो करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी इस तरीके के कोरोना पेंडेमिक एंड ऑल दोस पैथोजेंस आर प्रिवेलेंट, आपके काफी ज्यादा कंसर्न पॉइंट है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से हम इन सब की एंट्री, इस तरीके के पैथोजेंस की एंट्रीज को भी बंद कर सकते हैं।
तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और उसके मैनेजमेंट के बारे में हम छठे हफ्ते में पढ़ेंगे। सातवें हफ्ते में हम पढ़ेंगे कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हाइड्रोपोनिक में शुरू करनी चाहिए, जिसका कि हम एक इनिशियल ग्लिम्स आपको आज देंगे। And then the last week is, though this project preparation is going to start from the second, next week I'll let you know that how to start and क्या करना है, but ये आपका दूसरे हफ्ते से शुरू होके 8वें हफ्ते में हम लोग इसको conclude करेंगे and then we will evaluate it। ठीक है, अब कोर्स आउटलाइन के बाद देखें तो कोर्स में फिर से हर वीक में हम क्या करेंगे। वीक में आपका 3 चीज होगा, एक फॉर्मल लेक्चर लाइक 1 घंटे का 2-1.5 घंटे का जो भी असाइंड टाइम उपासना की तरफ से मिलेगा, उसमें हम एक फॉर्मल लेक्चर लेंगे एंड उसी दौरान हम आपको एक असाइनमेंट देंगे, जिस असाइनमेंट का हम 1 by 1 डिस्कशन वीक के सेकेंड पार्ट में करेंगे, बिकॉज 3 वीक में हम 3 दिन आपसे इंटरैक्ट करेंगे। एक दिन फॉर्मल लेक्चर के लिए, दूसरे दिन हम असाइनमेंट पे प्रोग्रेस की बात करेंगे एंड वीकेंड पे विल हैव एवरी वीक अ क्विज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वीकली प्लान है। और प्रोजेक्ट में जो हम प्रिपरेशन करेंगे उसमें हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग सिस्टम होगा कि पूरा सिस्टम बनाना है एंड वी विल डू सम वर्क ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन, बिकॉज 2 तरीके का होता है। पैसे तभी आपको आप कस्टमर जैसे कोई भी आएगा आपकी फसल या आपके प्रोड्यूस के लिए पैसे तभी देगा अच्छा जब उस प्रोडक्ट में उसको दिखेगा कि समथिंग इज डिफरेंट। लाइक अगर हम अभी देखें तो हम लाइव लेट्यूस रूट के साथ दे रहे हैं, तो दैट इज अ इनोवेशन एंड वी मैनेज टू अचीव अ इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइक वी फोर्टिफाई आवर लेट्यूस विथ आयरन एंड आयरन कंटेंट पालक में से 300% 300 गुना ज्यादा है, क्योंकि पालक में अगर देखें तो 2.8 के आसपास आता है आपका आयरन कंटेंट, बट हमारा जो लेट्यूस फोर्टिफाई किया था उसमें 8 पॉइंट समथिंग बाय आयरन कंटेंट था। तो ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक में ही पॉसिबल है कि आप न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। और एक प्रोजेक्ट में हम और भी चीज देखेंगे, बिकॉज मार्केट अगर आपको कॉमर्शियल लेवल पे जाना है, maybe because you guys are something like a first year, second year and third year student, and some of you are something like entrepreneurial, looking for entrepreneurs. So market assessment is also equally important, because the whole story starts from a market assessment. So let's understand the history of hydroponics. Hydroponics का इतिहास। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई जो हाइड्रोपोनिक एज एन टेक्निक है, ये तो या टेक्नोलॉजी है, ये तो लास्ट 2 डिकेड्स में पॉपुलर हो रही है। बट अगर हम इसको देखें तो आप सबसे पहला सवाल कि भाई जो ट्रेडिशनल खेती, मिट्टी में जो खेती होती थी वो पहले शुरू हुई या हाइड्रोपोनिक की खेती पहले से उससे पहले से थी। तो आंसर अगर देखते हैं तो आंसर ये है कि भाई हाइड्रोपोनिक काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, हाइड्रोपोनिक काइंड ऑफ खेती जो थी वो खेती एज अ प्रोफेशनल फार्मिंग नई बाद में आई है ट्रेडिशनल फार्मिंग से। मगर देखें तो इन्वायरमेंट में जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें ये टेक्निक पहले से अवेलेबल थी। तो जो भी समुद्र में अगर देखिए पौधे जब उगते थे तो वो हाइड्रोपोनिक का ही एक एग्जाम्पल थे। और अगर आप देखें तो उसके बाद भी 7 वंडर ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में हैंगिंग गार्डन बेबीलोन का जो था, जो कि इराक में है, उस वो आपकी 604 BC में ही, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन और फर्स्ट हाइड्रोपोनिक farming indication is there in Iraq। 604 BC के टाइम में ही हाइड्रोपोनिक का सबसे पहला प्रयोग या सबसे पहला इंडिकेशन मिला था। फ्लोटिंग गार्डन ऑफ मैक्सिको is also an example of hydroponics। इजिप्शियन ने भी एक वो किया था कि भाई ये भी एक ग्रोइंग प्लांट सबसे पहले बताया था।
तो अगर हम इस सब को देखें एंड प्लस अगर आप अपने इंडिया में आओ तो इंडिया में भी अगर आप कश्मीर वैली में देखिए तो डल झील है, डल लेक है, वहां पे भी आपको इस तरीके के फ्लोटिंग गार्डन्स या फ्लोटिंग फार्मिंग होती है. सो ऑल दीज आर एन एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोपोनिक growing method, but as a technology, as and something like a growing technique, this become more popular in past 2 decades in Europe and in India past 1 decade. पिछले 10 सालों से ही हाइड्रोपोनिक्स में बहुत लोगों ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है और वो अब हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं. और अगर देखें तो पिछले 5 सालों में और इवन इफ आई सी ये जो से कोविड हुआ है, कोविड के बाद लोग फर्दर फोकस कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स पे. व्हाई? जो कोविड का इंपैक्ट अगर आप देखिए तो कोविड का इंपैक्ट क्या हुआ है? कोविड का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो था वो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट में कि एक जगह से चीजों को दूसरे जगह ले जाने पे सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ था और अभी भी हुआ है इवन. तो जो आप देखिए तो रूरल इकोनॉमी एक है, दूसरी आपकी अर्बन इकोनॉमी है. तो रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी प्री कोविड पेंडेमिक इट वाज वेल कनेक्टेड कि भाई गांव से प्रोड्यूस होता था, शहर में आता था, शहर वाले खाते थे, उसका पैसा फिर गांव में जाता था. मगर जब से ये पेंडेमिक आया है तब से जो गांव में उगा रहा है वो शहर तक ले नहीं आ पा रहा है. तो गांव वाला गांव में कंज्यूम करके खुश है बट शहर वाले के पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है. सो देन व्हाट दे आर लुकिंग फॉर अर्बन फार्मिंग एंड अर्बन फार्मिंग का सबसे बड़ा जो एनेबलर आता है वो हाइड्रोपोनिक्स आता है. तो अगर देखें तो पेंडेमिक के बाद people are approaching me for doing this hydroponic की फार्मिंग हम कैसे आगे कर सकें. तो ये आगे आने वाले में और भी बढ़ना है बिकॉज अभी पेंडेमिक आपका कंटिन्यू ही है एंड यू नेवर नो कि भाई किस तरीके से आगे कौन सा पैथोजन फिर से आ सकता है. तो दिस इज अ टेक्निक व्हिच enables the urban grower to fulfill their requirement. So that's all about the hydroponic history. अब चलिए सबसे पहला सवाल सबके लिए आता है जब हम परिचय की बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स का, तो सबके मन में आता है कि भाई हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जो देसी खेती है, जो कि हमारा किसान कर रहे हैं या काफी लोगों के घर में भी होती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली. इवन I myself have done a lot of farming operation during my childhood. तो गांव में जाके खूब वो करता था. बट सबसे पहला सवाल यही आता है, जब मैंने भी शुरू किया था तो मेरे को यही सवाल आ रहा था कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है. तो चलो समझते हैं. अगर आप खेती की बात करें तो खेती में क्या जरूरी होता है भाई? हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, बीज की जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, कुछ पैसे की जरूरत होती है और कुछ मीन्स किसान की जरूरत होती है, ग्रोवर की होती है कि ग्रोवर को होना चाहिए. तो ये सब चीजें जब एक साथ आती है तो खेती होती है. अब हाइड्रोपोनिक्स में क्या हुआ? हाइड्रोपोनिक में सभी चीज है, हवा की भी जरूरत पड़ती है, पानी की भी, बीज की भी, लाइट की भी, इन्वेस्टमेंट की भी और ग्रोवर की भी. बस जो बड़ा चेंज हो रहा है मिट्टी को हटा दिया जा रहा है. ठीक है, तो केवल जो डिफरेंस है हाइड्रोपोनिक्स में वो यही डिफरेंस है कि भाई रिक्वायरमेंट 100% सेम नहीं है, 99% सेम है, बट मिट्टी उसमें से अलग हो गई है. अब ऑपरेशन की बात करें तो जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग में खेत की जुताई करते हो, बीज बोते हो, सिंचाई करते हो और कीड़े मकोड़े से बचाव करते हो एंड वीड मैनेजमेंट करते हो, फिर उसको काटते हो और काट के हार्वेस्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट पैकिंग एंड ऑल एंड देन आप स्टोर करते हो. तो ये ऑपरेशन आपके ट्रेडिशनल फार्मिंग में होता है. अब अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग के जो देसी खेती के बजाय देखें हमारे इसमें हाइड्रोपोनिक्स में, तो आपको टिलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, खेत की जुताई की तो जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज हम मिट्टी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. आपको सीडिंग करनी पड़ती है, आपको सिंचाई भी करनी पड़ती है, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर भी करना पड़ता है, बट जो आपकी देसी में प्लांट प्रोटेक्शन होता है वर्सेस जो हाइड्रोपोनिक्स में होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है. एंड देन हाइड्रोपोनिक्स में वीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज
आपके खेत में वीड नहीं होते, खरपतवार होते ही नहीं है जहां ग्रो करते हैं आप, तो इस वजह से वीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट एंड स्टोरेज हम इसमें भी करते हैं, बट जो लेवल ऑफ हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज है वो काफी एडवांस होता है। देसी खेती से हाइड्रोपोनिक में जो ये सब ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत एडवांस होते हैं, ठीक है। अगर ऑटोमेशन की बात करें तो जो देसी खेती है, जैसे आपके मध्य प्रदेश में मुझे पता है कि काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर्स तो नहीं है, बट 90% लोग बिना ऑटोमेशन के खेती करते हैं। बट यस, अब धीरे धीरे लोग अपनी देसी खेती में भी ऑटोमेशन का, जैसे ड्रिप इरिगेशन, और ड्रिप इरिगेशन में फर्टिलाइजर ऑटोमेशन एंड ड्रिप का भी ऑटोमेशन होता है कि भाई जिस तरीके से आपको दिन में 3 बार देना है या 4 बार देना है या 1 बार देना है, कितना पानी देना है, तो वो ग्रेजुअली देसी खेती में भी ऑटोमेशन लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। बट इन हाइड्रोपोनिक्स बिना ऑटोमेशन के आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे बड़ा जो कोशिश होता है कि भाई अगर आपको खेती करनी है और ऑटोमेटेड करनी है, तो हाइड्रोपोनिक इज एन टेक्निक जहां पे कि आप सब चीज ऑटोमेट कर देते हो कि भाई आपकी जो फर्टिगेशन है, कितना फर्टिगेशन जाना है, कितना फर्टिलाइजर जाना है, कब फॉगिंग चलनी है, कब हवा पंखा चलाना है, कब पैड चलाना है, तो वो सब चीजें ऑटोमेटेड होती है। बट एक बार जब आप क्रॉप प्रोडक्शन प्रोटोकॉल सेट कर लेते हो, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोटोकॉल मीन्स हम खेती कैसे करें हाइड्रोपोनिक्स, वो एक बार आपको जब कभी भी कोई भी फसल करना है तो पहले उसको आपको सेट करना पड़ता है कि भाई इस तरीके से आपको करना है। अब अगर हम चलते हैं रिक्वायर्ड स्किल पे, कि भाई देखिए दो चीज होता है, एक नॉलेज होता है और एक स्किल होता है। तो नॉलेज तो सबको मिल जाता है सेकेंडरी प्लेटफॉर्म से। अगर आप देखें तो नॉलेज यूट्यूब से, गूगल, आई यूज्ड टू से गूगल गॉड, सो कोई भी नॉलेज आपको लेना है, आस्क गूगल गॉड, गूगल गॉड इज हैविंग अ आंसर फॉर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। बट सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप सही सवाल पूछेंगे तो सही जवाब आपको मिलेगा। बट जो डिफरेंस है आपकी देसी खेती और हाइड्रोपोनिक में, तो देसी खेती नॉलेज से हो सकती है, केवल नॉलेज से। अगर आपके पास स्किल है तो बहुत अच्छा है, आपकी खेती जो है अच्छी होगी। मगर आपके पास अगर सिर्फ नॉलेज है और खेती करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी इन ट्रेडिशनल फार्मिंग या देसी फार्म खेती में आपका बफरिंग एजेंट की तरीके से काम करती है। अगर हम बफरिंग एजेंट की बात करें तो बफरिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चेंज अगर होता है तो उसको वो रजिस्ट करती है। जैसे देसी खेती में मिट्टी है और अगर किसी जो ग्रोवर है या फार्मर है उसने कोई गलती की, सपोज उसने थोड़ा फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दिया, तो जो उसका शॉक आएगा, जो उसकी वजह से क्रॉप को शॉक लगने वाला होगा, वो शॉक पहले मिट्टी अपने में एब्जॉर्ब करेगी और मिट्टी उस शॉक को एब्जॉर्ब करके उसका जब उस मिट्टी की कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा जो आपने गलती किया है, तो उसका इंपैक्ट आपकी क्रॉप पे आएगा। मगर क्योंकि आपके हाइड्रोपोनिक में मिट्टी नहीं है, तो आप अगर एज अ ग्रोवर कोई भी गलती करोगे तो उसका इंपैक्ट सीधे क्रॉप पे होगा। तो जो डिफरेंस है देसी खेती और हाइड्रोपोनिक में, हाइड्रोपोनिक्स में आप तभी खेती कर सकते हैं जब आपके पास स्किल हो, ना कि नॉलेज, ना कि यूट्यूब वीडियो से ढूंढ लिया, गूगल से सवाल पूछ लिया, वो सब पूछ के आप ट्राई कर सकते हो। मगर उसके लिए अगर आप कमर्शियल या छोटा पायलट भी लगा रहे हैं तो आपको स्किल अडॉप्ट करनी पड़ेगी, स्किल लर्न करनी पड़ेगी। स्किल का मतलब अपने हाथ से करके सीखना पड़ेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सुपीरियरिटी। सो हाइड्रोपोनिक में जिसने भी अगर गूगल से पूछा होगा तो उसमें यही कहता है कि हाइड्रोपोनिक में जो प्रोड्यूस होता है वो क्वालिटी वाइज सुपीरियर होता है और क्वांटिटी वाइज भी आपका सुपीरियर होता है। मींस
1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपकी जो पैदावार है मिट्टी में वर्सेस हाइड्रोपोनिक्स में, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस की जो क्वांटिटी है लोग बताते हैं 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना भी होती है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितने स्किलफुली इस खेती को कर रहे हो। ठीक है, तो जो देसी खेती और आपकी हाइड्रोपोनिक्स है उसमें सबसे बड़ा जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी में डिफरेंस है वो ये है कि आपका क्वालिटी इज सुपीरियर होता है ऑलवेज, और आपका ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है पर मीटर स्क्वायर एरिया। तो अगर खेत पैदावार ज्यादा हुई तो इसका मतलब आपको यूनिट एरिया रिटर्न की पर मीटर स्क्वायर एरिया से आपको पैसे जो आने हैं वो ज्यादा आएंगे। तो ये था आपका ट्रेडिशनल और हाइड्रोपोनिक में डिफरेंस। लेट्स मूव टू व्हाई हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। भाई हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब से ये पेंडेमिक आया है तो जो रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी का कनेक्ट है वो कनेक्ट ग्रेजुअली टूट रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर अर्बन पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो उसमें आपके साथ जो इशू आ रहा है वो इशू ये आ रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जमीन पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बन एरिया में इतनी ज्यादा होती है कि वहां पे बिल्डिंग ज्यादा है, वहां पे सब कुछ ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो अर्बन के आसपास में होता है वो जमीन कम है। तो जब जमीन कम है तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि भाई आप उस एक छोटे से प्लॉट से कितना ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें। तो जो रिसोर्सेज हैं वो अर्बन एरिया में लिमिटेड होते जा रहे हैं, इस वजह से इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक की जरूरत पड़ रही है। और उसके साथ साथ जो मिट्टी है, अगर आप शहर के आसपास वाली खेती देखें तो एक तो शहर के आसपास वाली जमीन में डंपिंग ऑफ ऑल दीज समथिंग काइंड ऑफ गार्बेज और कूड़ा और ये हैवी मेटल इस तरीके की चीजें मोस्ट ऑफ द शहर के आसपास के एरिया में, अगर लो लाइंग एरिया है तो वहां पे डंप होता है। तो चांसेस ऑफ हैवी मेटल और पॉल्यूटेड सॉइल, सो मींस पुअर क्वालिटी सॉइल शहर के आसपास होती है। तो ऐसे में अगर आप सॉइल में उगाओगे अपनी फसल तो उसका भी जो प्रोड्यूस आएगा, इवन अगर उसमें हैवी मेटल है तो पौधा एब्जॉर्ब करेगा और वो आपके फूड चेन में आएगा, विच इज नॉट गुड। सो दैट्स हाउ द ऑप्शन लेफ्ट विथ यू इज कि भाई हम हाइड्रोपोनिक्स करते हैं। उसके बाद जो फूड डिमांड है, बिकॉज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अर्बन एरिया इज हायर, इफ यू कैन जस्ट समथिंग असेस योर इंदौर सिटी में वर्सेस गांव में, तो आपको लगेगा कि इंदौर सिटी में हो सकता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 10 लोग रह रहे हैं और गांव में एक ही आदमी रह रहा है। तो जो फूड डिमांड है आपके शहर की बढ़ती जा रही है। तो जब बढ़ रही है तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप कोशिश करो कि छोटे एरिया में ज्यादा पैदावार करो। इवन ये हो सकता है कि भाई आप हाइड्रोपोनिक की टेक्निक है उसको आप जैसे एक किसी ने बताया था कि वो रूफटॉप पे कर रहे हैं, हर घर में एक छोटा सा यूनिट लगा दो कि भाई एटलीस्ट बेसिक जो जरूरत की चीजें हैं वो उसमें ग्रो करना शुरू करें, तो वो प्रेशर आपका लैंड पे कम हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर देखें तो शहर के लोग जो हैं उसमें क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में अवेयरनेस आ रही है, लाइक कि भाई उसमें पेस्टिसाइड और ये सब चीजों का कितना इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और रेजिड्यू लेवल क्या है। तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक, बिकॉज few of you while doing your introduction you were talking about this organic farming, so everybody is now becoming aware कि भाई हमको जो खरीद रहे हैं वो क्वालिटी का प्रोड्यूस हम खरीदेंगे, जिससे कि हमें हमारी हेल्थ का कोई इशू ना हो, बिकॉज हेल्थ इज नाउ बिकमिंग अ प्राइम फोकस विद दिस पेंडेमिक impact. People are more cautious about this health. Before that also, because the pollution and all was there, so people were worried कि हाँ जी हमको अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस मिले, और जहां से मिलता है वहां से लोग खरीदते हैं। तो जो हाइड्रोपोनिक्स है उसमें आप क्वालिटी को 100% कंट्रोल कर सकते हो, मोस्ट हेल्दी प्रोड्यूस दे सकते हो, और डोंट इंडल्ज विद ऑर्गेनिक एंड ऑल, बट यस यू कैन क्लेम दैट इट्स अ मोस्ट हेल्दी प्रोड्यूस बिकॉज आप बैलेंस फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी रेसिपी बना के आप एकदम
पौधे की रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हो। मोर फ्रॉम लेस, कि भाई अब क्या हो रहा है कि आप छोटी सी जगह से जितना ज्यादा पैदा कर सकते हो, जैसे कि अपनी गवर्नमेंट सरकार का भी ये है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो एक वो रीजन हो जाता है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की तरफ जाने का। और एक जो है क्विक रिजल्ट आता है। आपकी मिट्टी में जो होता है, हमने आपको बताया कि मिट्टी में कोई भी गलती करते हो तो वो शॉक बफरिंग एजेंट सॉइल एब्सॉर्ब करती है, तो उसका रिजल्ट आपको उतना अच्छा मिलता नहीं है, कि क्विक नहीं मिलता। बट इन दिस केस आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत क्विक। से फॉर एग्जाम्पल आप लेट्यूस ग्रो कर रहे हो, 30 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी और आप देख लो कि आपने जो किया उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। So the next question is what is hydroponics? So अगर हम देखें तो हाइड्रोपोनिक्स का ये जो डेफिनेशन है, हाइड्रो मीन्स वाटर, पोनस मीन्स लेबर, की भाई पानी के साथ अगर लेबर कोई खेती कर रहा है तो दैट इज अ हाइड्रोपोनिक्स। और लोगों का सबसे बड़ा ये है कि भाई सॉइल लेस फार्मिंग इज अ हाइड्रोपोनिक्स। So that is something basic knowledge, but according to my own understanding, hydroponic is a technique which enables the grower to create a better microclimate around the root zone. कि हाइड्रोपोनिक एक ऐसी पद्धति या टेक्निक है जो कि जड़ के आसपास अच्छा वातावरण क्रिएट करती है। और अगर जड़ पौधे की अच्छी होती है तो भाई वो जड़ उसका माउथ है, उसका मुंह है पौधे का, तो पौधे जनरली हेल्दी होंगे, और पौधे हेल्दी होंगे तो आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड क्रॉप क्वालिटी अच्छी होगी। तो हाइड्रोपोनिक डिस्पाइट कि भाई सॉइल लेस है, ये है वो है, सबसे बड़ा जो उसका डेफिनेशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई hydroponic is a technique which enables the grower providing better microclimate around the root zone, कि भाई टेम्परेचर वहां सही रहे, न्यूट्रिशन वहां सही जाए, वहां पे पैथोजन ना हो, ऑक्सीजन का लेवल सब सही हो। तो केवल हाइड्रोपोनिक्स जड़ के आसपास की टेक्निक है। जो अगर बात करें तो शूट ऊपर शूट होता है, जड़ नीचे होती है, तो केवल जड़ के आसपास में बेटर माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है हाइड्रोपोनिक्स। सो दैट इज बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स। अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज लाइक सॉइल लेस एंड ऑल, ये केवल जड़ के आसपास अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की एक पद्धति है। अब हम एक ब्रीफली आपको बताते हैं कि भाई कितने तरीके के वो होते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ग्रोइंग कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो सॉइल लेस होती है, और सॉइल लेस में भी कभी ग्रो बैग में हम करते हैं, कभी टर्फ में करते हैं, कभी ट्रेंचेस में करते हैं, कभी डच बास्केट में करते हैं। द बेसिक डिफरेंस जो सॉइल लेस में होता है, सॉइल लेस में हम कोई ग्रोइंग मीडिया यूज करते हैं। जो ग्रोइंग मीडिया होता है वो इनर्ट ग्रोइंग मीडिया होता है, मींस उसमें अपना न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। सो लाइक कोकोपीट, पर्लाइट, राइस हस्क एंड इवन डिफरेंट रॉक वूल, ये सब जो भी इनर्ट मटेरियल है, they can be used as a growing media. So soilless farming is with growing substrate like cocopeat या कुछ ना कुछ growing substrate आप अगर यूज कर रहे हो तो वो soilless hydroponic कहलाता है। और दूसरा जो तरीका होता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, जो आपने देखा होगा कि ग्रो चैनल में बहुत एक थिन लेयर ऑफ न्यूट्रिशन चलती रहती है, सो वो एनएफटी कहलाता है। एंड देन एनएफटी में क्या होता है कि बहुत पतली सी लेयर होती है, और डीप वाटर कल्चर में जो लेयर होती है वो तकरीबन 1 फीट की होती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। एंड देन एज पर न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन आल्सो, कि जो पानी आपका हाइड्रोपोनिक में क्या होता है कि आपका जो खाद या खाना जाता है वो पानी के जरिए जाता है। तो अब वो पानी का जरिया 2 तरीके का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, जिसमें कि अगर पानी जो आप सप्लाई कर रहे हो, जैसे सॉइल लेस में आपने सप्लाई किया, दिस बोथ कम्स अंडर सॉइल लेस में, तो वो सॉइल लेस में जब आप सप्लाई करते हो तो जो पानी एक्स्ट्रा होता है जो लीच करके वापस अगर उसमें आ रहा है टैंक में और वो फिर रिसर्कुलेट हो रहा है, तो दैट इज अ क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम वो है जब वो पानी वहीं पे ही मिट्टी में मिल जाता है।
लाइट रिक्वायरमेंट के बेस पे कुछ लोग इसको इंडोर घर के अंदर करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल लाइट में करते हैं एलईडी वगैरह लगा के, और कुछ लोग इसको नेचुरल लाइट में करते हैं, जैसे आपका ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगा के करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स हैं। अब ये हम क्रॉप की बात करें तो कुछ क्रॉप एस्टेब्लिश हैं, लाइक कुकुम्बर, लीफी, टोमेटो, कैप्सिकम, सब फ्लावर्स, ये सब आपके हाइड्रोपोनिक में वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। और सम ऑफ द ट्रायल क्रॉप है लाइक एसेंशियल बेयरिंग क्रॉप, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, ये सब अभी ट्रायल में है। I think I have a little time now. So what is the advantage अगर देखें तो I'll try to wrap up in another maybe something 15-20 minutes. Advantage जो है efficient resource utilization होता है कि भाई जो भी चीज आपके पास है उसको आप efficiently यूज करते हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो पानी हो, ठीक है। और बेटर कंट्रोल कि भाई आपको 100% कंट्रोल होता है, ठीक है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप जैसे मिट्टी में करते हैं तो मिट्टी इज अ डायनामिक लिविंग बॉडी, सॉइल इज अ डायनामिक लिविंग बॉडी, और उस डायनामिक लिविंग बॉडी में डिफरेंट रिएक्शन होती रहती है। सो उस पे जो वही किसान कंट्रोल कर सकता है जिसको कि वो पूरे फैक्टर के बारे में पता है। बट हाइड्रोपोनिक्स इज प्रोवाइडिंग अ अपॉर्चुनिटी जिसपे कि आप 100% जो आप करते हो आपको पता है कि ये मैं कर रहा हूं, इसका ये इम्पैक्ट मेरी क्रॉप पे आएगा। बेटर रिटर्न, डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ जाती है तो आपको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। लाइक हम अभी तकरीबन 60 प्लांट पर मीटर स्क्वायर एरिया लेट्यूस लीफी वेजिटेबल का कर रहे हैं। इसमें क्योंकि आपका ग्रोथ एंड माइक्रो क्लाइमेट रूट के पास अच्छा होता है तो प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होती है, वीट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्वालिटी बेटर होती है बिकॉज इसको आप 100% कंट्रोल करते हो। बाहर की वैगरीज लाइक वेदर, टेम्परेचर, ये सब इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है। ग्रो इन एनी कंडीशन, भाई चाहे आपकी मिट्टी खराब हो, टेम्परेचर ज्यादा हो या वेदर किसी भी तरीके का हो, उस एनवायरनमेंट में हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक से ग्रो कर सकते हैं। लिमिटेड ग्रोइंग एरिया कि भाई आप जो सबसे बड़ा चीज है कि आपको एरिया कम एरिया में ज्यादा पैदावार मिलता है। जो डिसएडवांटेज है इसमें थोड़ा इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है और स्किल के बिना ये कर नहीं सकते हो। और उसके बाद बफरिंग सॉइल, जो बफरिंग एजेंट सॉइल होता है वो मिसिंग होता है तो आपकी स्किल बहुत हाईली रिक्वायर्ड होती है। ओनली क्वालिटी इनपुट आप यूज कर सकते हो, लाइक इसमें कोई भी फर्टिलाइजर आप सॉइल वाला नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। मिथ्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, जो कुछ अवधारणाएं लोगों ने बना रखी हैं कि भाई ग्रोइंग क्रॉप इन वाटर इज ओनली हाइड्रोपोनिक्स। ऐसा नहीं है कि भाई पानी में ही जब फसल ग्रो करोगे तभी हाइड्रोपोनिक्स होगा। हाइड्रोपोनिक क्या है कि जब आप न्यूट्रिएंट सप्लाई पानी के जरिए कर रहे हो तो वो हाइड्रोपोनिक्स है। और दूसरा क्या होता है कि ऐसा जो भी न्यूट्रिशन है वो केवल पानी के थ्रू जाए, किसी और दूसरे मीडियम से ना जाए, तो उस सिस्टम को हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। लाइक सॉइललेस हाइड्रोपोनिक इज यूजिंग द ग्रोइंग मीडिया। सो इट इज अ मिथ कि केवल पानी में ही हाइड्रोपोनिक हो सकता है। हाइड्रोपोनिक क्रॉप प्रोडक्शन कैन ओनली बी डन अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो दूसरा मिथ लोगों का है कि भाई जब हाइड्रोपोनिक कर रहे हो तो हाइड्रोपोनिक को करने के लिए आपको ग्रीन हाउस की जरूरत होती है। बट यहाँ पे ये आपको एक मेंशन कर दे कि हाइड्रोपोनिक के लिए ग्रीन हाउस की जरूरत नहीं होती है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि हाइड्रोपोनिक इज अ टेक्नोलॉजी विच enables you to have a better control around the root zone. तो जड़ के लिए जो टेक्निक है वो हाइड्रोपोनिक्स है, बट ऊपर जो शूट है, जो पत्तियां हैं या जो पेड़ है, वो जो आपको करना है उसको बेटर माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड करने के लिए आपको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में करना होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जब हाइड्रोपोनिक में पैसे लगा रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम ऑफ सीजन की वेजिटेबल पैदा करें। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक इज कि आप उसको ओपन में भी कर सकते हैं, उसको आप ट्रेंच में भी कर सकते हो, उसको आप बिना किसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। सो इट इज अ मिथ कि हाइड्रोपोनिक एंड ग्रीन हाउस के बिना नहीं हो सकती है। हो सकती है, जैसा आपका क्रॉप है, जो क्रॉप है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ अ क्लाइमेट ऑन अ क्रॉप प्रोडक्शन इन हाइड्रोपोनिक। तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो अंदर आपका टेम्परेचर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट उतना ही पड़ता है जितना आपकी बाहर की फसल में पड़ता है। बट यस,
आप उसको क्या करते हैं कि आप उस जो इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स लगाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मिथ कि भाई क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, पड़ता है, 100% पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप पूरे राउंड द ईयर एक ही तरह की फसल उगा ले बिना प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के। सो ये मिथ है कि इम्पैक्ट इन्वायरमेंट का आपके हाइड्रोपोनिक पे नहीं पड़ता है, इट इज इक्वली पड़ता है, बट यस यू हैव टू पुट ऑल दोज machines or all those equipments to overcome that impact of weather and climate. Multifold increase in crop productivity. तो लोग कहते हैं कि 10 गुना बढ़ जाता है, 20 गुना बढ़ जाता है, 30 गुना बढ़ जाता है। भाई ये सब चीजें डिपेंड करता है कि आप कैसे खेती करते हो। अगर आप स्किलफुली कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, दोनों इंक्रीज होगी, बट वो कितना गुना इंक्रीज होगी, मल्टीफोल्ड, इट इज अ मिथ। कि भाई सबको लगता है कि हाइड्रोपोनिक लगा ली तो मेरे को मतलब 10 गुना पैदावार हो जाएगी। अरे 10 गुना होगी डेफिनेटली, बट इट इज समथिंग कि आप कितनी स्किल से कर रहे हो। हाइड्रोपोनिक डिग्रेड इन्वायरमेंट, लोग कहते हैं कि भाई हाइड्रोपोनिक का एक मिथ बना लिया कि भाई ये तो कंट्रोल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस गैस निकालता है, ये करता है, वो करता है। दिस इज समथिंग लाइक काइंड ऑफ अ मिथ, बिकॉज अगर आप देखें तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मोर प्लांट एकोमोडेट करते हो आप, तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो एयर प्यूरिफिकेशन ज्यादा हो रहा है। It is not impacting, even supporting the purification of your environment. So it is a myth. Hydroponic makes use of a light that are harmful. अगर आप बेसिकली जो एग्री बैकग्राउंड वाले हैं उनको पता होगा कि भाई एक फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है, जो टोटल लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, बीच में फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है। सो प्लांट केवल फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करता है। सो इससे ये क्लियर होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज और यूवी लाइट एज वेल एज इंफ्रारेड रेज का कोई एब्जॉर्प्शन प्लांट हाइड्रोपोनिक में नहीं करता है। इट इज यूजिंग ओनली फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। हाइड्रोपोनिक कैन बी प्रैक्टिस इंडोर ओनली। मैंने आपको बताया इसके पहले भी कि भाई इंडोर में भी कर सकते हो, ओपन में भी कर सकते हो, इवन बिना प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट से भी कर सकते हो। तो दिस इज अ मिथ कि भाई केवल आप इंडोर में ही कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक इज एन एक्सपेंसिव टेक्निक, यस दिस इज नॉट द मिथ, बट आई कैन से यस अभी ये एक्सपेंसिव है, बट इंडिजिनाइज जैसे जैसे हो जाएगा, जब हम देसी, बिकॉज हम लोग का देसी जुगाड़ अगर हम करके इसको इंडिजिनाइज कर देंगे तो इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, यस आई एग्री, इट इज नॉट अ मिथ, इट रिक्वायर्ड स्किल। अगर आप एक बार स्किल ले आ दिए तो ये आपका जैसे ऑटो पायलट मोड पे हवाई जहाज चलता है, वैसे आपकी पूरी खेती भी ऑटो पायलट मोड पे चल सकती है। तो इनिशियली इट इज टफ, डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, बट आफ्टर डेवलपिंग योर क्रॉप प्रोडक्शन प्रोटोकॉल आपका एकदम इजी मेथड हो जाता है। तो आप उसको ऑटो पायलट मोड पे कर सकते हैं एंड ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रिक्वायर्ड होता है। अब अगर हम बात करें सिनेरियो ऑफ हाइड्रोपोनिक, 2015 में ही 21.4 बिलियन इंडस्ट्री का वैल्यू है हाइड्रोपोनिक्स का। प्रोजेक्ट टू ग्रो एट समथिंग लाइक जो ग्रोथ है 7% पर ईयर। सो यू कैन जस्ट इमेजिन 15 से लेके आज 20 हो गया, 5 सालों में 7-35% और बढ़ गया इसका। So every year it is increasing with a rate of 7%. So 2050 में 3 billion population can be living in a earth with over 80% of the global population living in an urban area. So that is the scenario global में है कि urban farming की आपको जरूरत पड़ेगी ही। बट अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है वो इनिशियल स्टेज पे है। ज्यादातर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? बिकॉज वो सॉफ्टवेयर कैसे खेती करनी है, वो जो रिक्वायर्ड स्किल है वो मिसिंग है। सब इंफ्रास्ट्रक्चर लगा ले रहे हैं बिकॉज दैट हार्डवेयर इज इजी, बट खेती कैसे करनी है वहां पे स्ट्रगल हो रहा है। So challenges in hydroponic is limited information available on a public platform, क्योंकि आप ढूंढोगे, वीडियो देखोगे या उस पे देखोगे तो सब चीजें मिल तो जाएगी, बट बहुत लिमिटेड है। अगर आप वही देसी खेती के बारे में जानना चाहें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट हाइड्रोपोनिक के बारे में जानना चाहेंगे तो वो कम मिलती है, और उसके बाद भी उसकी ऑथेंटिसिटी इज नॉट प्रूवन।
So skill resource are limited कि अगर बात करें that's how this program is going to play a good role in that कि भाई जिसको हाइड्रोपोनिक जो कर भी रहा है, जो पैसा लगाने वाला है, जिसको पैसा लगा रहा है, उसको स्किल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। हाई कैपिटल कॉस्ट रिक्वायर्ड क्योंकि इनिशियल में पैसा ज्यादा लग रहा है, तो जो लोग करना भी चाह रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन इज लिमिटेड। खेती बाड़ी में जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमने ऑब्जर्व किया है कि जो अगर आप देखें तो जो पैदा करता है किसान, वो उठा के ले जाके ऐसे एज कमोडिटी बेच देता है, बट आपको उसमें कुछ इनोवेशन करना है। मे बी पैकिंग में कर रहे हो, मे बी आप उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हो, मे बी शॉर्टिंग ग्रेडिंग कर रहे हो। जब तक आप वो प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं करोगे तो आपको पैसा बाजार में कोई देने को तैयार नहीं होगा। So that is also a challenge for hydroponics. So I'll skip this. इसको हम अगले next class में वो करेंगे। This is how entrepreneurial project can be taken up. So over to Upasna, and if anybody wants to have some questions, so I would be happy to respond on that. Over to Upasna. Okay, sir. I request to all the participants, if someone has any questions regarding this lecture, please raise your hand. I will unmute yourself. Please raise your hand if you have any questions. Okay. Yes, sir, please speak. हेलो। Yes. सर गुड आफ्टरनून, तोमर बोल रहा हूँ भोपाल से। या तोमर जी। सर मैं जैसे रूफटॉप फार्मिंग करता हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस में फैकल्टी हूँ मैं। तो मतलब मैं रूफटॉप में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर हाइड्रोपोनिक में आपने बताया कि काफ़ी डिफिकल्टीज है और इसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग और स्किल्ड रिक्वायर्ड है। क्या ये जो 8 वीक की जो वर्कशॉप होगी, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मतलब मैं पूरे लॉकडाउन में मैं अपनी छत पे ही 5-5, 6-6 घंटे बिताता था। और जिन लोगों के मैंने रूफटॉप फार्मिंग की है 15 फैमिलीज में, उनका ऑल द ईयर में वीक में मतलब 4 डेज की वो भी दिलवा देता हूँ। 4 टाइम एक वीक में 4 दिन की उनको वेजिटेबल मिल जाती है। तो मैं इजीली 8 वीक में मैं लर्न कर कि मैं ट्रेनिंग तो नहीं, मतलब मैं खुद लर्न करके खुद ग्रो कर लूँ। दिस इज डेफिनेटली, मैंने तो आपको बताया ना कि ये तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जिसको चाहिए नहीं, इट इज गोइंग टू बी मैंडेटरी थिंग कि भाई थोड़े पैसे लगा के एक छोटा सा यूनिट आप हाइड्रोपोनिक का अपने छत पे या जो भी 5 लोग मिल के इसको एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको ट्राई करना है। मैं चाह रहा था कि हम ये जो प्रोजेक्ट के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो आज या कल में पता चल जाए कि कल हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी, बहुत सारी मार्केट से परचेस करनी पड़ेगी। तो संडे से पहले हमें चीजें पता चल जाए क्या क्या लानी पड़ेगी मार्केट से, तो वो सेटअप हम 1 या 2 दिन में ही बिल्टअप कर लें। नहीं अभी नहीं, आराम से चलेंगे। होल्ड ऑन बस वही 2 हफ्ते के बाद आपके पास एक ऐसा पूरा प्रोजेक्ट, मतलब ऑपरेटिंग यूनिट, मेरा टारगेट इज यू विल बी एबल टू डू, मे बी इफ यू ऑप्ट फॉर एनएफटी, इफ यू ऑप्ट फॉर डीप वाटर कल्चर, इफ यू ऑप्ट फॉर सॉइल लेस, तो जो भी आप ऑप्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपका एक क्रॉप लेके इस तरीके का प्रोडक्शन सिस्टम हम शुरू करेंगे, ठीक है। सो ग्रेजुअली आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू डू दैट। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। मैं पूरा रूफटॉप फार्मिंग ऑर्गेनिक में करता हूँ, तो ये हम इसमें ऑर्गेनिक में जा सकते हैं ना, मतलब इसमें भी हाइड्रोपोनिक में? मेरा बहुत सिंपल सा इसमें आंसर होता है कि ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक्स, we need to understand what is the difference। भाई ऑर्गेनिक क्यों आदमी प्रेफर कर रहा है? आदमी इसलिए प्रेफर कर रहा है
कि ऑर्गेनिक में ये कहा जाता है कि कोई आपका जो प्रोड्यूस आ रहा है वो हेल्दी है। यस सर। ठीक है, अब हेल्दी में क्या होता है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने फर्टिलाइजर अगर अप्लाई किया है तो वो हेल्दी नहीं होगा। यस सर। अगर आपने फर्टिलाइजर का जो बैलेंस है, जो आप उसमें फर्टिलाइजर डालते हो वो इम्बैलेंस हो गया, तब आपको प्रॉब्लम होती है। मे बी कि आपका नाइट्रोजन लेवल ज्यादा हो गया, मे बी आपका कॉपर लेवल ज्यादा हो गया, मे बी आपके फर्टिलाइजर में लेड कंटेंट ज्यादा है, तो वो सब चीजें जब ज्यादा होती हैं तब जाके आपकी क्वालिटी इंपैक्ट होती है। बट अगर आप दोनों का डिफरेंस देखें, हाइड्रोपोनिक वर्सेस ऑर्गेनिक, यस सर। पौधे की जड़ में ऐसा कोई सेंसर नहीं है जो कि ये पता कर पाए कि अगर मैं नाइट्रोजन, बिकॉज पौधा अगर नाइट्रोजन देखें तो अमोनियम एज वेल एज नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। यस सर। यस सर। तो सबसे पहला चीज ये होता है कि उस पौधे में कोई सेंस ऑर्गन नहीं है कि नाइट्रेट केमिकल फर्टिलाइजर से आ रहा है या ऑर्गेनिक से आ रहा है। या ऑर्गेनिक से आ रहा है, सही बोल रहे सर। ठीक है, सो अपना जो रोल है एज अ पर्सन हु इज डीलिंग विथ हेल्दी फूड और हेल्दी प्रोड्यूस, तो सबसे पहला चीज ये है कि आप कोई हार्मफुल केमिकल नहीं यूज करेंगे, और साथ में आप उसमें जो फर्टिलाइजर डालेंगे वो बैलेंस फर्टिलाइजर डालेंगे। जो क्रॉप रेसिपी वी विल डिस्कस ऑन अ फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में कि कैसे आपको क्रॉप रेसिपी बनानी है, तो वो क्रॉप रेसिपी इज गोइंग टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर प्रोड्यूस। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। या सर ये फर्टिलाइजर जो हम लोग आप हमें जो सजेस्ट करेंगे वो मार्केट में अवेलेबल रहेंगे ना भोपाल इंदौर में? सभी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होते हैं और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आर जनरली अवेलेबल। क्योंकि अभी हम लोग भोपाल में मतलब क्योंकि आप तो दिल्ली में हैं, तो वहाँ हाँ, सभी चीजें अवेलेबल है, पर भोपाल में हाइड्रोपोनिक पे उतना काम नहीं हो रहा है मतलब। तो वो सब चीजें मतलब मिल तो जाएंगी ना मार्केट से? आपको हो सकता है कि आपके आसपास ना मिले, बट किसी न किसी उसके यहाँ तो मिल ही जाएगा। नहीं हाँ मिलेगा मतलब तो वो ऑफ द सेल्फ yes, से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स मिलता है। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। या नेक्स्ट। Next one is Mr. Pavan, Meghawat Pavan Kumar from BSc first year student. मैं रूफटॉप फार्मिंग करता हूँ। या Pavan. हेलो Sir, I want to know something. आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा और I want to know one thing, sir. Was there any difference in the lifespan of crop when it was compared with the same crop which was grown in the soil? मुझे जो सुनाई दिया है उसमें आप ये पूछ रहे हैं कि क्या क्रॉप साइकिल में डिफरेंस है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें डेफिनेटली जब आप हाइड्रोपोनिक में करते हैं और आपकी जो जड़ होती है वो हेल्दी होती है, तो आपकी जो प्लांट की साइकिल होती है वो फास्टर होती है। तो ग्रोथ एज वेल एज प्रोडक्शन दोनों सुपीरियर होता है हाइड्रोपोनिक्स। तो इसके लाइफस्पैन नेक्स्ट, Please ask any questions if you want to ask, sir. Please, Kanade. हेलो सर। या सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मतलब हाइड्रोफोनिक्स के लिए मेनली बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है, जैसे मतलब अगर टैंक वगैरह है या पाइप्स पे हम करते हैं तो सर इसके लिए स्पेस मतलब ज़्यादा एक्वायर करती है क्या? बस मतलब ये नहीं, ये तो आपको सिंपल सा ये है कि आपके अगर जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है, जैसे आप कह रहे हो टैंक और ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो दो तरीके का सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है कि आप क्या कहते हैं अपने घर में छोटा, जैसे लोग रूफटॉप पे कर रहे हैं, या इवन यू कैन डू इन योर बालकनी ऑल्सो। तो वहां क्या होता है कि ऊपर आपने सिस्टम बना दिया प्लांट रखने का, नीचे आपने टैंक डाल दिया, उसमें चलता रहता है। Okay, sir. So it is. I would say that your assumption is not as per requirement of a hydroponic. Hydroponic is something like growing more crop per unit area.
Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Yeah. Now, next one is Mr. Vikas Tripathi. Yeah, Vikas, go ahead. गुड आफ्टरनून सर. सर विकास हियर. Yeah. सर जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब देख रहा था कि क्या होता है हाइड्रोफोनिक्स, तो आई केम अक्रॉस विथ स्मॉल स्केल एक्वाफोनिक्स एंड लो टेक एक्वाफोनिक्स. सर इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? स्मॉल स्केल एंड लो टेक एक्वाफोनिक्स. सी एक्वापॉनिक्स अगर देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट है. हाइड्रोपोनिक का ही एक रूप है, उसमें मछली अंदर हो जाती है. मींस जो ग्रो करते हैं उसमें हम फिशेस भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है. बट जो आप लो टेक हाइड्रोपोनिक हो, लो टेक आपकी एक्वापोनिक हो, कुछ भी हो, सी अल्टीमेटली जो हो रहा है ग्रेजुअली पीपल आर इंडिजिनाइजिंग. मतलब जो हमारा देसी जुगाड़ है ना, उस पूरी सी टेक्निक को हम देसी जुगाड़ से अपनी इंडियन कंडीशन में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो उसी वजह से ये जो लो टेक वाली जो आपकी फार्मिंग की बात आती है हाइड्रोपोनिक की, वो वहीं से निकल के आ रही है. कि जैसे अगर देखें तो हाइड्रोपोनिक्स में अगर आप कॉमर्शियल लेवल पे जा रहे हैं तो आपको ग्रो चैनल होना जरूरी है. वाई ग्रो चैनल? क्योंकि ग्रो चैनल में जो रूट होती है, ग्रो चैनल आपका फ्लैट होता है नीचे से और ऊपर से, एनएफटी में ऊपर से होता है और नीचे फ्लैट होता है बेस. अब रूट जैसे ही आती है वो इस पर पूरी फैल जाती है, तो रूट का सरफेस एरिया कांटेक्ट ज्यादा होता है. तो कॉमर्शियल के लिए जब भी आप जाएंगे तो एनएफटी लगाएंगे. बट अगर आप घर में लगा रहे हैं, हॉबी पर्पज से लगा रहे हैं, तो लोग आजकल पाइप का इस्तेमाल करने लग गए हैं, जो प्लास्टिक का पाइप आता है. हाँ, ठीक है. तो दैट इज समथिंग काइंड ऑफ अ जुगाड़ वी आर मॉडिफाइंग. बट उसमें क्या होता है, क्योंकि वो कॉनकेव होता है, तो जड़ जो होती है अगर देखो तो आप जहां पे सबसे नीचे वाला निचला हिस्सा होगा वहां आके रुक जाएगी, तो उसका रूट का सरफेस एरिया कांटेक्ट घट जाएगा. तो एफिशिएंसी ऑफ अ रूट इज गोइंग टू बी लेसर. सो आपके हॉबी पर्पस के लिए, टेस्ट पर्पस के लिए इट इज ओके. बट आप कमर्शियल पे जा रहे हो तो आपको ग्रो चैनल लगाना है. एंड द टास्क इन हैंड, व्हाट आई विल रिक्वेस्ट विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स, कि जितनी ये टेक्निक है इसको हम किस तरीके से देसीकरण कर सके. सो मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट पे हम कैसे जा पाए, वो हमें करने की जरूरत है. और तब जाके हमारी ये टेक्निक आपके लिए प्रॉफिटेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगी. ओके सर. या नेक्स्ट सर एक और क्वेश्चन था. या सर व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग वाटर क्वालिटी? मतलब जैसे स्पेशली हार्ड वाटर होता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहते हैं मतलब हाइड्रोफोनिक्स में यूज करने के लिए? सी अगर हम कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल में आपको 100% उस पे जाना पड़ेगा, आरओ वाटर पे. ओके. वाई आरओ वाटर? बिकॉज जो ग्राउंड वाटर आता है और जैसे मैंने बताया कि पैथोजन का जो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन होता है, तो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन 3 ही होता है कि आपकी फसल में पैथोजन या हैवी मेटल या कुछ भी आ रहा है जो कि हार्मफुल है, या तो हवा से आएगा या पानी से आएगा या जमीन से आएगा, मिट्टी से. ठीक है. तो ये तीनों चीजों को अवॉइड करना होता है. तो मिट्टी तो आपने पहले ही निकाल दी. पानी जब आप आरओ वाला यूज करोगे तो उसमें जो भी पैथोजन, जो भी हैवी मेटल होगा वो सब उसको आरओ फिल्टर कर देगा. तो एक तो वो होता है. दूसरा, उसमें जो भी ग्राउंड वाटर होता है उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं. तो अगर आप न्यूट्रिएंट मिट्टी पानी से आ रहा है तो आपने फर्टिलाइजर रेसिपी बनाई, उस फर्टिलाइजर रेसिपी पे उसका इम्पैक्ट होगा, तो वो आपकी क्रॉप की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा. तो जब भी कॉमर्शियल जाएंगे आप तब आपको आरओ लगाना जरूरी है. बट अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हैं, अपने किचन गार्डन के लिए कर रहे हैं, तो देन यू कैन यूज योर टैप वाटर. बट यस, अगर इसका 7 से लेस पीएच हो और टीडीएस लेवल में भी समथिंग ऑफ अराउंड 200 से 300 के बीच हो, देन यू कैन इजीली यूज दैट. सर जैसे जहां मैं रहता हूं यहाँ पर क्लोरीन का लेवल ज्यादा रहता है पानी में और ये थोड़ा हार्ड वाटर होता है, तो क्या मतलब जैसे हाउस के लिए, हॉबी के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं ज्यादा क्लोरीन लेवल का वाटर? कोशिश ये करो कि आप मतलब मिक्स कर लो, डाइल्यूट कर लो. जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका 100 लीटर का पानी इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज छोटा सिस्टम होगा तो 100, 200, 300, 400 लीटर का ही पानी इस्तेमाल करोगे, तो आप एक छोटा सा आरओ सिस्टम लगा लो. तो मे बी समथिंग
30-40% आपका रॉ वाटर यूज करो और उसमें फिर 50-60% आरओ वाटर डाल दो, तो उससे डाइल्यूट हो जाएगा, इम्पैक्ट लेस हो जाएगा, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हाई क्लोरीन में आप ग्रो करो। ओके सर। सर जब मैं इसके बारे में देख रहा था तो मैंने 3 बेड के बारे में पढ़ा था, एनएफटी बेड, डीप वाटर कल्चर एंड मीडिया बेड। सर इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा होता है हाइड्रोपोनिक्स के लिए? इट डिपेंड्स ऑन अ क्रॉप, ऐसा कुछ बेस्ट नहीं है सर। जैसे अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे हाउस होल्ड के लिए जैसे टोमेटो वगैरह लगाने हैं तो इनके लिए सॉइल जो वो मीडिया वाला बात कर रहे हैं, मीडिया इसमें की ग्रोइंग मीडिया होता है, बिकॉज ऑल दीज जो भी वाइन क्रॉप है लाइक टोमेटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम, all those things is good for soil less. ये आपकी एनएफटी में नहीं होंगी ना डीप वाटर में होंगी। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. Yeah, who is next? Next one is Mr. Ramjat, BSc first year student. Please speak. Sir, I want to ask the question, sir. The variety of crop is same or different? See, जो variety of crop है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में, at least particularly if I talk about India, so far there is no such differentiation that this variety is for hydroponic and this variety is for traditional farming. So इंडियन कंडीशन के लिए अगर आप इंडिया में यूज कर रहे हो तो इट इज अ कॉमन वैरायटी जो कि देसी में खेती में यूज करता है, बट वो है कि हाँ जो आपका हाइब्रिड टाइप का या इम्प्रूव वैरायटी है, दैट ओनली वी आर यूजिंग इन हाइड्रोपोनिक्स। बट यस, इन developed countries like Europe and US, they have developed some specific varieties for hydroponics, but in India so far it is not. Yeah, next. Next one is Mr. Nikunj. Yeah, Nikunj. Nikunj. Sir, I want to ask that. Yeah. To build a small project, approximately how much investment will be required? Nikunj, this is very subjective question. Why I am saying subjective question? Because it depends on number of a factor. Okay. Like, अगर आपको say for example you want to grow leafy vegetable, then what I am going to recommend you, the NFT or a deep water culture. One. Second, if you want to grow it during a winter season, then I am going to give you a protected cultivation. The easiest one may be net house, maybe naturally ventilated greenhouse. But if you want to grow round the year or during summer, because this leafy lettuce and all is a cool loving crop, so in that case you need to go for a high tech environment control greenhouse. So वहाँ पे cost different हो जाएगी. So ऐसा कोई ball park number नहीं है जिसको कि मैं आपको upfrontly बता दूं कि इतना मोटा खर्चा होता है. उसके लिए पहले आपको crop select करनी पड़ेगी और season select करना पड़ेगा. Then we can just work out कि भी क्या cost. सर जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के सीजन में हम लोग आउटडोर कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स को? इट डिपेंड्स ऑन कि आपका टारगेट मार्केट क्या है. आप कर सकते हैं डेफिनेटली, बट द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी, जब आपका ज्यादा रेन आता है तो इट इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर प्रोड्यूस. और अगर लीची आप बाहर करोगे तो देन डेफिनेटली द क्वालिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल. बट यस, इफ यू गो फॉर सम वाइन क्रॉप लाइक खीरा, टमाटर, ये सब, इस पे इम्पैक्ट कम होता है. सर जैसे जो अपन वाटर क्वालिटी यूज कर रहे हैं और जो रेनी वाटर होता है, वो जब दोनों मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद क्रॉप पे इम्पैक्ट पड़ता है उससे भी? इट्स वेरी सिंपल थिंग कि भैया आपका कंट्रोल कम हो गया ना. हाँ जी, उसका आपका कंट्रोल कम हो गया. इट्स वेरी सिंपल थिंग कि भाई आप जैसे जो हाइड्रोपोनिक का सबसे बड़ा चीज होता है कि आपका 100% कंट्रोल होता है क्रॉप न्यूट्रिशन में. जब आपका बारिश का पानी आ रहा है, इट इज गोइंग टू मिक्स इन योर ग्रोइंग मीडिया, और वो जो कंसंट्रेशन आपने सप्लाई किए, मे बी आपने EC 0.5 या 0.8 या 1 पे सप्लाई किया है, तो बारिश हो गई तो वो तो 0.8 हो गया ना. यस, आर यू गेटिंग? सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बट यस, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू सिग्निफिकेंटली. इफ से फॉर एग्जाम्पल कि आप लोकल किसी बंदे को या घर में कर रहे हो तो इट इज ओके. But if you are just going for growing your crop for a 5-star hotel, then you have to maintain a quality. और तब उस समय आपको protected environment में करना होगा.
in rainy season means we have to choose for indoor only. That will be more preferable. That depends on your customer. If your customer priority is the quality, then to ensure a quality, it is always advisable to go for a greenhouse or a protected environment. Indoor is a different thing. Indoor is कि जहाँ पे आप artificial light करते हैं. Yes. Protected environment is a greenhouse. Yes. Yeah. Thank you so much. Yeah. So who is next? Again, Mr. Ramjat want to ask any questions? Yeah, Ram. सर जो वाटर टैंक होता है वो कौन से मेटल का होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए? वो वाटर टैंक. यस सर. जी, अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि प्लास्टिक वाला कार्सियोजेनिक होता है और उसमें वो कार्सियोजेनिक मतलब उसमें कैंसर फैलाने का वो होता है. बट इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप शीशे का कर सकते हो, बट शीशे का कोई करता नहीं है. Yes, sir. Either it is something like a concrete kind of water tank or it is plastic tank. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Welcome. So who is next, or we should wrap up? Hello? Hello? Yeah, Upasna, are you there? Yes, sir. Yeah, I think means the people, nobody is having any other question. So